Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So आज की क्लास जो है ये है आपकी GPCR पार्ट 3. इट मीन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं. मैंने आपको GPCR सिग्नलिंग पढ़ा रही थी. सिग्नलिंग में हमने बहुत सारे सिग्नलिंग देख ली है, ठीक है, GPCR से रिलेटेड. आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे देखते हैं. सबसे पहले CAMP पाथवे हमारा हो चुका है. दूसरा था IP3 DAC पाथवे, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है. आज मैं आपको ये 3 पाथवे जो कि रिलेटेड है GPCR से, ये 4 पाथवेज, कॉलेरा टॉक्सिन पाथवे, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन पाथवे, NO सिग्नलिंग एंड रोडोप्सिन पाथवे, आज की क्लास में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ. होप आप सब सही हैं. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो यहाँ पर बात करते हैं कॉलेरा टॉक्सिन. ठीक है, कॉलेरा आपको पता होगा, कॉलेरा डिजीज है, वाटरी डायरिया होता है ना. कॉलेरा अगर हो जाए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, सो वही कॉलेरा टॉक्सिन कैसे अफेक्ट करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे बाइंड करता है, इसे हमें पढ़ना है. यहाँ पर जो रिसेप्टर यूज होता है कॉलेरा टॉक्सिन जिसपे आकर बाइंड करता है, वो रिसेप्टर हमारा GPCR के थ्रू काम होता है. सारा जो सिग्नलिंग है कॉलेरा टॉक्सिन का वो GPCR पाथवे के थ्रू होता है. सबसे पहले देखते हैं कॉलेरा टॉक्सिन को हम CT टॉक्सिन कोलेराजिन बोलते हैं. ये विब्रियो कॉलेराई जो बैक्टीरिया होती है ये प्रोड्यूस करती है ये टॉक्सिन. अगर हम कॉलेरा टॉक्सिन की बात करें तो कॉलेरा टॉक्सिन यहाँ ऑलिगोमर फॉर्म में पाया जाता है. ये AB टाइप टॉक्सिन है. इसकी 2 सब यूनिट है A एंड B. A सब यूनिट जो होते हैं ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, लेकिन जो B सब यूनिट है ये 5 टाइप्स के हैं और पेरिफेरली लोकेटेड है. A सब यूनिट एंड B सब यूनिट. A के देखा जाए तो A1 एंड A2 होता है, ठीक है, 2 सब यूनिट्स होते हैं. वही B जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं. एंड B जो होते हैं वो रिसेप्टर बाइंडिंग होते हैं एंड A कैसा होता है वो कैटालिटिक होता है. यहां पर होता क्या है एक्चुअली, यहां पर एक मॉडिफिकेशन होता है. ठीक है, ये क्या है, टॉक्सिन है ना, डिजीज कॉज कर रहा है. तो यहां पर क्या हो रहा है, एक मॉडिफिकेशन होता है G सब यूनिट का. ठीक है, G प्रोटीन में जो G प्रोटीन है हमारा उसका मॉडिफिकेशन होता है और G प्रोटीन की GTPase एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है. जो G प्रोटीन होती है, G प्रोटीन G अल्फा सब यूनिट, इसकी GTPase एक्टिविटी क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है. GTPase एक्टिविटीज की इनहिबिट हो जाती है. GTPase एक्टिविटी इनहिबिट होने का क्या मतलब है कि ये ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, है ना. ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी. ये GTP फॉर्म, ये G अल्फा सब यूनिट GTP बाइंड फॉर्म में लॉक हो जाते हैं. ये वापस से ये हाइड्रोलिसिस इनकी नहीं हो पाती है GDP में. ये GTP बाइंड फॉर्म में लॉक हो जाते हैं, ऑलवेज एक्टिव. क्या हो जाएंगे, ऑलवेज एक्टिव. सो ऑलवेज एक्टिव यहां पर देखा जाता है इन कॉलेरा टॉक्सिन. यहां पर जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है ADP राइबोसाइलेशन. ADP राइबोसाइलेशन होता है G प्रोटीन का, जिससे क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा G प्रोटीन, हमेशा के लिए एक्टिव हो जाएगा. G प्रोटीन क्या होगा, GTP बाइंड फॉर्म में लॉक हो जाएगा. ठीक है, GTPase एक्टिविटी क्या होती है, GTPase एक्टिविटी का ये मतलब होता है कि वो GTP बाउंड स्टेट से वापस से हाइड्रोलिसिस हो जाए GDP में. ठीक है, GTP टू GDP. तो ये GTPase एक्टिविटी क्या होती है, इसकी GTP से वापस से हाइड्रोलिसिस हो जाए GDP में. सो ये G प्रोटीन अपने एक्टिव फॉर्म में लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल साइक्लेज. हमने CAMP पाथवे पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि G प्रोटीन एक्टिव होता है तो एड्रेनल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. यहां क्या हो रहा है, G प्रोटीन अपने एक्टिव फॉर्म में लॉक हो गया क्योंकि G प्रोटीन का ADP राइबोसाइलेशन हो गया है. ADP राइबोसाइलेशन की वजह से G प्रोटीन अपने एक्टिव फॉर्म में लॉक हो जाता है, जिससे एड्रेनल साइक्लेज जो हमारा एंजाइम है वो एक्टिव, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव हो जाता है. कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है कि वो ऑलवेज एक्टिव, वो हमेशा के लिए एक्टिव हो गया एंड देयर बाय इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक AMP. एड्रेनल साइक्लेज जब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव हो जाएगा तो CAMP क्या होगा, वो हमेशा बंदा रहेगा, है ना. हमने क्या देखा था कि एड्रेनल साइक्लेज क्या कर रहा था,
एडेनिल साइक्लेस एटीपी से सीएएमपी का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये सीएमपी का क्या होगा, हमेशा बनता रहेगा और इसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। होस्ट सेल में इसका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही सीएमपी का लेवल होस्ट सेल में बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है और ई फ्लक्स होता है क्लोराइड आयंस का फ्रॉम सीएफटीआर चैनल के थ्रू। क्लोराइड आयन जो होते हैं वो उसका क्या होता है, इफ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, सोडियम आयन सेल के अंदर आना बंद हो जाते हैं, मैसिव डायरिया होता है, वाटरी डायरिया होता है, ठीक है, और वॉमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। अगर हम सिग्नलिंग को देखें तो जो मैं आपको बता रही थी, 2 सब यूनिट होते हैं, ऑलिगोमर फॉर्म में होता है। ए सब यूनिट आप देख सकते हो यहाँ पर A1 एंड A2 2 फ्रैगमेंट्स है ए सब यूनिट के, एंड बी जो है वो 5 सब यूनिट का बना है। सबसे पहले ये कॉलरा टॉक्सिन आ करके बाइंड करता है इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स पे, जो रिसेप्टर प्रेजेंट है दैट इज GM1। ये GM1 रिसेप्टर है हमारा गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रही थी, वहां मैंने आपको बताया था गैंग्लियोसाइड्स के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये रिसेप्टर प्रेजेंट है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। ये रिसेप्टर से आकर के कॉलरा टॉक्सिन बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इंटरनलाइजेशन होता है। इंटरनलाइजेशन मींस वेसिकल के फॉर्म में इनसाइड आ जाते हैं सेल के, एंड वहां से ट्रैफिकिंग होती है, ER के अंदर जाते हैं जहां पर ए सब यूनिट का क्लीवेज होगा एंड एडीपी राइबोसाइलेशन होता है। एडीपी राइबोस का एडिशन होता है जी प्रोटीन पे। ये जी स्टिमुलेटरी अल्फा यहां लिखा है। इससे क्या होता है, ये ऑलवेज एडेनिल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा। ये जब जी प्रोटीन हमारा एक्टिव हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव हो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगी इसकी जीटीपेज एक्टिविटी बिकॉज ऑफ एडीपी राइबोसाइलेशन। ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिवेट करेगा एडेनिल साइक्लेस को। एडेनिल साइक्लेस हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव हो जाएगा, जिससे सीएमपी का लेवल बढ़ता जाएगा, सीएमपी का लेवल राइज होता जाएगा। ये सीएमपी राइज होगा, पीकेए को एक्टिवेट करेगा, जो कि काम करेगा सीएफटीआर को एक्टिवेट कर देगा। सीएफटीआर चैनल हमेशा के लिए खुल जाएंगे और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, वाटर का फ्लो बाहर जाएगा और एक डायरिया की कंडीशन आ जाती है। ये आपका कॉलरा टॉक्सिन के बारे में है। यहां पर एडीपी मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो मॉडिफिकेशन है। अगर हम मॉडिफिकेशन देखें तो ये है एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ आर्जिनिन रेसिड्यू ऑफ जी प्रोटीन। जो जी प्रोटीन का आर्जिनिन रेसिड्यू है, आर्जिनिन अमीनो एसिड रेसिड्यू है, उसका एडीपी राइबोसाइलेशन होता है और जी प्रोटीन अपने स्टिमुलेटरी फॉर्म में, जी स्टिमुलेटरी अल्फा फॉर्म में एक्टिव हो जाते हैं। ये जी स्टिमुलेटरी अल्फा एक्टिवेट रहेंगे बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन, जिससे एडेनिल साइक्लेस को हमेशा के लिए एक्टिव कर देंगे। एडेनिल साइक्लेस एक्टिव होगा, सीएमपी बढ़ेगा, पीके एक्टिवेट होगा, पीके जो कि काइनेज है फॉस्फोरिलेट करेगा सीएफटीआर को, सीएफटीआर एक्टिवेट होगा और क्लोराइड आयंस बाहर जाएंगे, वाटर बाहर जाएगा और क्या होगा, वाटरी डायरिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉलरा टॉक्सिन, जो कि एक्टिवेट होता है बाय द जीपीसीआर पाथवे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पाथवे, जो हमारा पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का पाथवे है। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, अगेन पर्ट्यूसिस टॉक्सिन भी AB सब यूनिट का बना है। ये भी मल्टी सब यूनिट है, AB5 सब यूनिट का बना है, AB5 प्रोटीन बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं A सब यूनिट में S1 सब यूनिट से बना है और P जो है, B सब यूनिट जो है वो S2, S3 और 2 कॉपीज ऑफ S4, S2, S3, S4, S5, जहां पर 1, 1, ये 2 है और 1। इस तरीके से ये पेंटामेरिक फॉर्म में होता है और ये रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए होता है। अगर यहां पर बात की जाए, यहां पर भी एडीपी राइबोसाइलेशन होता है ऑफ जी प्रोटीन। यहां पर जो जी प्रोटीन है वो है जी इनहिबिटरी अल्फा। जी इनहिबिटरी अल्फा का क्या होता है, एडीपी राइबोसाइलेशन होता है यहां पर भी, लेकिन यहां पर सिस्टीन रेसिड्यू का होता है। किसका होता है, सिस्टीन रेसिड्यूज का होता है। और
ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है, ये प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरिया बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस से, और ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ये इन्फेक्ट करते हैं और कॉज करते हैं वूपिंग कफ। सो यहां पर किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, जी इनहिबिटरी अल्फा का। जी इनहिबिटरी अल्फा का काम होता है कि ये क्या होता है, जी इनहिबिटरी अल्फा अपने इनएक्टिव फॉर्म में ही क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं, मतलब जीडीपी बाउंड फॉर्म में। तो ये क्या होगा, जीडीपी बाउंड फॉर्म में क्या होंगे, जीडीपी बाउंड फॉर्म में क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनका एक्टिवेशन नहीं होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, और जिससे कि ये इनहिबिट नहीं कर पाते हैं एड्रेनल साइक्लेस को। अगर इनका नॉर्मल फंक्शन देखा जाए तो जी इनहिबिटरी अल्फा क्या करते हैं, एड्रेनल साइक्लेस को इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में लॉक हो जाएंगे तो ये इनहिबिट नहीं कर पाएंगे एड्रेनल साइक्लेस को, और एड्रेनल साइक्लेस हमेशा के लिए एक्टिव हो जाएगा, सीएमपी का प्रोडक्शन होता रहेगा, पीकेए एक्टिव रहेगा। सेम प्रोसीजर यहां भी होगा। सो अगेन आप देख सकते हैं ये जीपीसीआर है, ठीक है, ये हमारा जी इनहिबिटरी प्रोटीन है जो इनहिबिट करता है एड्रेनल साइक्लेस को। बट जब यहाँ पर पीटी टॉक्सिन आता है, बाइंड करता है, एडीपी राइबोसाइलेशन होता है सिस्टीन रेसिड्यू का, और एड्रेनल साइक्लेस एडीपी राइबोस के एडिशन के बाद ये एड्रेनल साइक्लेस इनहिबिट नहीं हो पाता है और सीएमपी का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का काम, जो कि सिमिलर है टू द वर्क ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन, लेकिन यहां पर क्या है, जी इनहिबिटरी अल्फा है और ये जीडीपी बाउंड फॉर्म में लॉक हो रहा है, जिससे ये इनहिबिट नहीं कर पा रहा है एड्रेनल साइक्लेस को, और एड्रेनल साइक्लेस हमेशा एक्टिव रहेगा। वहां पर क्या था, जी स्टिमुलेटरी अल्फा था, कहां पर, जी स्टिमुलेटरी अल्फा था कॉलेरा टॉक्सिन में, और जी स्टिमुलेटरी अल्फा क्या है, अपने जीटीपी बाउंड फॉर्म में लॉक था, जिससे क्या कर रहा था, ये एक्टिवेट कर रहा था एड्रेनल साइक्लेस को। सो यहां पर दोनों काम सेम तरीके से हो रहा है, बट यहां पर पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में आपका, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में, पीटी में, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में आपका क्या है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन में जी इनहिबिटरी अल्फा है, और कॉलेरा टॉक्सिन में आपका जी स्टिमुलेटरी अल्फा है, ठीक है, लेकिन दोनों जगह क्या है, एड्रेनल साइक्लेस का एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। सो ये अगेन पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एंड कॉलेरा टॉक्सिन दोनों जो था वो जीपीसीआर के थ्रू काम करता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पाथवे पे विदाउट एनी डिले। ये हमारी है एनओ सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह यहां पर काम कर रहा है। यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये क्या कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और कहां पर ये काम करता है, एनिमल और प्लांट दोनों में। यहां अगर देखा जाए तो यहां पर एनओ सिग्नलिंग से स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करते हैं। इनका फंक्शन है स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करना इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसके स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करना, जिससे क्या होता है, अगर यहां पर देखें तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एनओ सिंथेसिस, ठीक है, एनओ सिंथेसिस, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस करवाता है। कौन करवा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन, और एक्टिवेट कर रहा है जीपीसीआर को ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अगर सबसे पहले इसके सिग्नलिंग देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद हम पॉइंट्स को रीड करेंगे तो हम ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, ये है आपका एंडोथेलियल सेल, ठीक है, यहां पर क्या है, ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स है एंड ये स्मूथ मसल सेल्स है। एंडोथेलियल सेल्स है, यहां पर ये वाला पार्ट क्या है, ल्यूमेन है ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, ल्यूमेन है, ये आपका एंडोथेलियल सेल्स हो गया, ये आपका स्मूथ मसल सेल्स हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, एनओ सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग थ्रू जीपीसीआर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें एनओ को बनाना है, एनओ को बनाना है, इसके लिए क्या हो रहा है, एक जीपीसीआर पाथवे चल रहा है। सबसे पहले एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या होता है, एसिटिल कोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये एसिटिल कोलिन अपने मस्करेनिक
एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पे आकर बाइंड करता है, जो कि क्या है, जीपीसीआर की तरह काम कर रहा है। ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, एंडोथेलियल सेल पे। सबसे पहले एसिटिलकोलिन आकर के अपने जीपीसीआर के रिसेप्टर में बाइंड करता है, जो कि है एसिटिलकोलिन मस्करानिक रिसेप्टर। यहां पर रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जी कोशेंट यहां पर एक्टिवेट होगा, और ये क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी जो कि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसे एक्टिवेट करता है। ये फॉस्फोलाइपेज सी PIP2 को क्लीव करता है IP3 एंड डैग में। ये IP3 डैग पाथवे जो मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था जीपीसीआर पार्ट 2 में, वही सिग्नलिंग सेम चल रही है जब एसिटिलकोलिन बाइंड कर रहा अपने एसिटिलकोलिन रिसेप्टर से। तो एंडोथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। सबसे पहले क्या हो रहा है, एसिटिलकोलिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो आकर बाइंड कर रहा है एसिटिलकोलिन रिसेप्टर से। यहां पर IP3 डैग पाथवे के थ्रू जी प्रोटीन सबसे पहले एक्टिवेट होगा, जी कोशेंट, यहां पर जी कोशेंट अल्फा जीटीपी बाउंड फॉर्म में एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी को। ये फॉस्फोलाइपेज सी क्लीव करते हैं PIP2 को IP3 और डैग में। ये IP3 कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है बाय बाइंडिंग टू द ER मेम्ब्रेन। ER पे इसके रिसेप्टर होते हैं, वहां से रिलीज कराएगा कैल्शियम आयन को। यहां पर एक कैरियर है कैल्शियम का जिसका नाम है कैल्मोडिलिन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर। कैल्शियम कैल्मोडिलिन के साथ बाइंड करेगा और एक्टिवेट करेगा एनो सिंथेज को। ये एनो सिंथेज एंजाइम है जो कि हेल्प करता है बनाने के लिए एनो को। हमें क्या करना है, एनो सिग्नलिंग करानी है तो एनो को बनाना पड़ेगा। एनो सिंथेज आर्जिनिन और ऑक्सीजन के साथ सिट्रुलिन और एनो बनाएगा। ये जो एनो है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो होता है ये डिफ्यूज कर जाएगा। ये क्या है, ये गैसेस फॉर्म में है, ये डिफ्यूज कर जाएगा और बाइंड करता है यहां पर एनो रिसेप्टर पे। ये एनो रिसेप्टर हमारा है ग्वानिल साइक्लेज। ये है हमारा ग्वानिल साइक्लेज। ये एनो रिसेप्टर अपने एनो डिफ्यूज करेगा और जाएगा स्मूथ मसल्स के सरफेस पे। जो प्रेजेंट रिसेप्टर है एनो रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज, ये उस पे बाइंड करता है और जीटीपी के साथ फॉर्मेशन करता है CGMP का। जीटीपी के साथ CGMP का फॉर्मेशन करता है। ये CGMP प्रोटीन काइनेज जी का एक्टिवेशन करेंगे एंड यहां पर रिलैक्सेशन होगा ऑफ स्मूथ मसल्स। तो इस तरीके से हमारी एनो सिग्नलिंग चलती है। चलिए सबसे पहले इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस पॉइंट्स को देखें, अब आपको ये पॉइंट्स समझ में आएंगे जो यहाँ पर मैंने मेंशन करा है। सबसे पहले एनो क्या है, बहुत सारा फंक्शन करता है, इसमें से एक है रिलैक्स करना स्मूथ मसल्स को ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन जो कि एनो सिंथेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बाय एक्टिवेटिंग अ जीपीसीआर ऑन मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। तो हमने क्या देखा, एंडोथेलियल सेल्स पे ही अपने रिसेप्टर से आकर बाइंड करता और एक्टिवेट कर रहा था। एक्टिवेटेड रिसेप्टर ट्रिगर करेगा IP3 सिंथेसिस, कैल्शियम आयन रिलीज होगा और यहां पर एनो की सिंथेसिस होगी। एनो की सिंथेसिस हमने देखा कैसे हो रही थी। एनो जो होगा वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करता है और डिफ्यूज करता है कहां पर, नेबरिंग स्मूथ मसल सेल में। वहां पर ये क्या करता है, मसल्स का रिलैक्सेशन करता है एंड देयर बाय वेसल का डायलेशन होता है। सो एनो के बारे में यहाँ एक पॉइंट मेंशन है कि ये क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ है इसकी, 5 से 10 सेकेंड की इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिफोर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से पहले ये जैसे ही बनता है एनो वैसे ही डिफ्यूज करता है और अपना जा करके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है और CGMP का फॉर्मेशन करता है। बिकॉज ये अगर वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एनो है ये बनता है बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड आर्जिनिन कैटलाइज्ड बाय द एनो सिंथेज, जिसको लिखा गया है यहाँ पर NOS। सो ये आपका पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है जो कि एनो सिग्नलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। एनो सिग्नलिंग को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एनो सिग्नलिंग मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। एंडोथेलियल सेल्स पे क्या काम हो रहे हैं, एनो सिंथेज का एक्टिवेशन हो रहा है। एनो सिंथेज क्या कर रहा है, एनो बना रहा है। एनो तुरंत डिफ्यूज करेगा 5 से 10 सेकेंड में, क्योंकि अगर ये एनो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो इसका नाइट्राइट या नाइट्रेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एनो क्या करेगा, एनो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, तुरंत ग्वानिल साइक्लेज में बाइंड करेगा, CGMP का प्रोडक्शन होगा। CGMP प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करेंगे।
ये क्या करेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होगा और ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा। अब यहां पर एक बात लिखी गई है, NO कैन इंक्रीज CGMP। NO क्या करेगा, NO क्या करता है, बाइंड करता है ग्वानिल साइक्लेस पे और इसे एक्टिवेट करेगा। ग्वानिल साइक्लेस GTP से फॉर्मेशन करते हैं CGMP का, बट इसे नॉर्मल टर्नओवर करने के लिए यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है, फॉस्फोडाइएस्टरेज। ये क्या करता है, ये CGMP को वापस से कन्वर्ट करता है GMP में। सो यहां पर CGMP को वापस GMP में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, फॉस्फोडाइएस्टरेज नाम का एंजाइम है। ये क्या करता है, ये वापस से CGMP को GMP में कन्वर्ट करता है। हमने जब CAMP का प्रोडक्शन देखा था, वापस से CAMP को वापस AMP में कौन कन्वर्ट कर रहा था, फॉस्फेटेज। सो आपने वहां भी देखा होगा, यहां भी कौन है, फॉस्फोडाइएस्टरेज, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है इस प्रोसेस को, CGMP को कन्वर्ट कर रहा है GMP में, एंड इसका लेवल क्या है, कम हो रहा है। सो ये आपकी NO सिग्नलिंग है, काफी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पॉइंट्स भी मेंशन्ड है, आप रीड करिए, आप समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिग्नलिंग। अब यहां पर है रोडोप्सिन सिग्नलिंग इन विजुअल सिस्टम। सो हमने GPCR की बहुत सारी सिग्नलिंग देख ली। GPCR कैसे CMP का प्रोडक्शन कर रहा है, कैसे CMP पाथवे चल रहा है, कैसे कॉलरा टॉक्सिन हो रहा है, IP3 डैक पाथवे देख लिया, पर्ट्यूसिस देख लिया, NO सिग्नलिंग देख ली। अब देखना है क्या, रोडोप्सिन पाथवे। सबसे पहले रोडोप्सिन पाथवे कहां चलेगा, ये रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं हमारी रेटिना में, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं, दो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, कहां पर, रेटिना में, ह्यूमन रेटिना में। यहां पर रेटिना जो कि आईज में प्रेजेंट है, रेटिना की लेयर, उसकी बात हो रही है। सो रेटिना में आपके दो तरीके के सेल्स हैं, दो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, एक रॉड है, एक कोन्स है। ये क्या है, यहां पर जो कोन्स होते हैं ये कलर्ड विजन के लिए होते हैं, ठीक है, जो भी हम कलर्ड चीजें देख रहे हैं ये उनके लिए होते हैं, ठीक है। और ये रॉड्स एंड क्या, रॉड जो होते हैं, रॉड्स वीक लाइट्स को देखने के लिए होते हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, धीरे धीरे आपका क्या होता है, आप देखना, धीरे धीरे आपको डिम लाइट्स जो होती है, जैसे डिम लाइट होती है आप धीरे धीरे देखना शुरू करते हैं, वहां पर क्या होता है, रॉड सेल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा है रॉड सेल जो होते हैं ये सेंस करते हैं लाइट को, यहां पर बाय द हेल्प ऑफ GPCR, यहां पर भी GPCR पाथवे के थ्रू रॉड सेल जो है वो लाइट को सेंस कर रहे हैं। और यहां पर जो GPCR रिसेप्टर होता है इस सिग्नलिंग में, उसका नाम है रोडोप्सिन। सो यहाँ पर रोडोप्सिन जो है वो GPCR का रोल प्ले कर रहा है। रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन कंसिस्ट करता है एक प्रोटीन ऑप्सिन। सो रोडोप्सिन में एक प्रोटीन होते हैं ऑप्सिन, यूजुअली 7 ट्रांसमेम्ब्रेन है, और ये क्या है, कोवैलेंटली लिंक होते हैं एक पिगमेंट से जिनका नाम है रेटिनल। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके रोडोप्सिन सिग्नलिंग को समझने के लिए। सो यहां पर रोडोप्सिन पाथवे के अगेन यहां पर कुछ जी प्रोटीन्स के नाम मेंशन्ड है। जी प्रोटीन यहां पर जो है वो है GT, दैट इज ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन नाम का यहां पर जी प्रोटीन है। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया। यहां पर GPCR रिसेप्टर का रोल कौन प्ले कर रहा है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। सो यहां पर क्या है, जब आप कोई चीज देख रहे हैं, अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं रॉड सेल्स काम कर रही है, तो वो फ्लैश ऑफ लाइट जब आपके ऊपर पड़ रही है, तो लाइट जब आपके आंख में पड़ती है तो वहां पर कैसे सिग्नलिंग होती है, वहां पर GPCR के थ्रू सिग्नलिंग होती है। सो यही सेम सिग्नलिंग हमें समझनी है बाय द हेल्प ऑफ GPCR है तो जी प्रोटीन भी होगा। तो यहां पर जी प्रोटीन कौन सा है, जी ट्रांसड्यूसिन अल्फा, ठीक है, ये है हमारा जी ट्रांसड्यूसिन अल्फा। ये जो ट्रांसड्यूसिन अल्फा है ये सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स में ही पाया जाता है। रोडोप्सिन डिफर फ्रॉम GPCR। यहां पर रोडोप्सिन जो है वो दूसरे GPCR से अलग होता है क्योंकि यहां पर बाइंडिंग हो रही है लिगेंड की और वो एक्टिवेट कर रहे हैं रिसेप्टर को। यहां पर जो लिगेंड है वो क्या है, हमारा फोटोन ऑफ लाइट। यहां पर लिगेंड का काम कौन कर रहा है, फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि रेटिनल से बाइंड होता है और इस तरीके से सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं
एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले जब अगर लाइट पड़ेगी तो हमारे पास क्या था, हमारे पास यहां पर रोडोप्सिन क्या है, हमारा जीपीसीआर है। रोडोप्सिन के पास एक प्रोटीन होता है जिसको हमने देखा था ऑप्सिन नाम का प्रोटीन होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही लाइट आती है, लाइट आएगी तो क्या होगा, जो हमारा रेटिनल पिगमेंट है, रेटिनल जो कि सिस कॉन्फर्मेशन में होता है, 11 सिस रेटिनल, ये कन्वर्ट होता है ट्रांस रेटिनल में। सिस कॉन्फर्मेशन जो होता है वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है, 11 ट्रांस रेटिनल। ठीक है, आपने अभी जस्ट देखा कि रोडोप्सिन जो हमारा प्रोटीन था उसके पास क्या था, एक प्रोटीन ऑप्सिन, और वहां पर एक पिगमेंट था जिसका नाम था रेटिनल। रेटिनल पे लाइट जैसे ही पड़ेगी वैसे 11 सिस रेटिनल जो होता है वो कन्वर्ट होता है 11 ट्रांस रेटिनल में, और ये एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को जिसका नाम है जी ट्रांसड्यूसिन, जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन। ये ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट करता है सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को। ये सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज जब एक्टिवेट होगा, सीजीएमपी का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टरेज का भी हमने फंक्शन देखा। फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करते हैं, सीजीएमपी को कम करते हैं जीएमपी में। ये जब सीजीएमपी का लेवल कम होगा, जैसे ही सेल के अंदर हाइपर पोलराइजेशन होगा, यहां पर जो कि सिग्नलिंग कैसे होती है, नर्व के थ्रू पास होती है ना, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है और हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। हाइपर पोलराइजेशन होगा क्योंकि यहां क्या होता है, सीजीएमपी का लेवल कम होगा तो चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होगा और जो पोटेंशियल होगा मेम्ब्रेन का वो हो जाएगा -71 मिलीवोल्ट। हाइपर पोलराइजेशन से क्या होता है, चैनल क्लोज हो जाते हैं, सोडियम आयन चैनल क्लोज हो जाते हैं एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रिलीज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। देयर इज अ डिक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर। ठीक है, सो देयर इज अ डिक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स। वहीं पर जब डार्क होता है, डार्क होगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा, कोई भी यहां से पाथवे नहीं होगा। तो ये हाइपर पोलराइज से जब डार्क कंडीशन होती है तो वहां पर क्या होता है, डीपोलराइज स्टेट होता है, डीपोलराइज्ड स्टेट होता है एंड डीपोलराइज्ड होगा, सोडियम चैनल ओपन रहेंगे, सोडियम चैनल ओपन रहेंगे एंड क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, सो ये आपकी एक वर्किंग मैकेनिज्म है, किस तरीके से लाइट के पड़ने और लाइट के प्रेजेंस में और डार्क में कौन सी फंक्शनिंग हो रही है, कैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है। सबसे पहले लाइट पड़ेगी तो रोडोप्सिन पिगमेंट पे लाइट पड़ेगी, रेटिनल हमारा कॉन्फर्मेशन चेंज होगा, रेटिनल का जैसे ही कॉन्फर्मेशन होगा एक्टिवेट होगा जी प्रोटीन जो कि है जी ट्रांसड्यूसिन अल्फा। ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट करेगा, जिसका काम था सीजीएमपी का लेवल कम करना, सीजीएमपी को कन्वर्ट करना जीएमपी में। सीजीएमपी कम होगा तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, क्योंकि चैनल्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज में डिक्रीज होगा। ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे रोडोप्सिन पाथवे काम करता है। और जब डार्क कंडीशन रहेगी तो कुछ भी यहां एक्टिवेशन नहीं होगा, डीपोलराइज स्टेट में रहेगा, चैनल्स खुले रहेंगे एंड देयर इज अ इंक्रीज इन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर आप यहां देखें, ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोन मीन लाइट, लाइट के अब्जॉर्प्शन पे रेटिनल मोइटीज जो होते हैं रोडोप्सिन के, क्या होता है उसमें तुरंत ही कन्वर्जन होता है सिस आइसोमेरिक फॉर्म से 11 सिस रेटिनल से सारे क्या होते हैं 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होते हैं और एक कॉन्फर्मेशनल चेंज देखा जाता है ऑप्सिन प्रोटीन में। ये जो कॉन्फर्मेशनल चेंज है अलाउ करता है रोडोप्सिन को कि वो जी ट्रांसड्यूसिन अल्फा से बाइंड करे और क्या करे, उसको एक्टिवेट कर दे, है ना,
एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर एक्टिवेशन के बाद अगेन यहां पर एक्टिवेशन के बाद यहां पर क्या होता है, जो भी यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये अगेन यहां पर प्रेजेंट है, सारा लाइट के प्रेजेंस में एंड डार्क के प्रेजेंस में, ठीक है। एक्टिवेटेड रोडोप्सिन क्या हो रहा है, कैटायन चैनल क्लोज हो रहा है, कैटायन चैनल मींस सोडियम आयन चैनल, ठीक है। और क्या हो रहा है, लो रेट ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज, लो रेट ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज। वहीं पर जब डार्क है तो हाई रेट ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज। आप यहां पर रीड करें, बिकॉज द न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट मेनी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक रेटिनल न्यूरॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, illumination serve to free the neuron from inhibition and this effect excites them। तो यहां पर जब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो इनहिबिट करके रखे होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रेटिनल न्यूरॉन को, लेकिन जब लाइट पड़ती है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है न्यूरॉन्स का इनहिबिशन हट जाता है और एक एक्साइटमेंट देखा जाता है और सिग्नलिंग पास होती है। द न्यूरल कनेक्शन ऑफ द रेटिना लाई बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द आउटर सेगमेंट ऑफ लाइट मस्ट पास थ्रू द साइनाप्स। तो यहाँ पर सारा जो सेंसर है, किस तरीके से लाइट है और एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, वो सारा पाथवे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोडोप्सिन है, ये आउटर सेगमेंट जो कि रॉड सेल का आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है, न्यूरॉन न्यूक्लियर रीजन एंड यहाँ पर साइनेप्टिक रीजन, ठीक है। तो ये आपका सिग्नलिंग है। तो यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं ये आपका रोडोप्सिन रिसेप्टर है, लाइट जो है एज अ लिगेंड काम कर रहा है, फोटोन बाइंड करेगा, क्या होगा, सबसे पहले जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा जो कि क्या करता है, पीडीई को एक्टिवेट करता है। पीडीई मींस फॉस्फोडाइस्टरेज, क्या होता है, सीजीएमपी को वापस से जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं। लो साइक्लिक जीएमपी क्या होगा, चैनल हमारा क्लोज हो जाएगा और लेस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। लेकिन डार्क में क्या होता है, चैनल हमारे ओपन है एंड मोर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो ये आपका रोडोप्सिन पाथवे है। आई होप आपको समझ में आया है, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है किस तरीके से क्या होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक केस आता है डिसेंसिटाइजेशन और अडैप्शन का। अब क्या होता है कि लाइट पड़ रही है और यहाँ पर लाइट पड़ रही है और सिग्नलिंग चल रही है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पर क्या लाइट तो अगर पूरे टाइम पड़ रही है ना, जस्ट पड़ी तो क्या हुआ, और पूरे टाइम पड़ रही है तो क्या होता है, यहाँ पर व्हेन टारगेट सेल आर एक्सपोज टू एक्सट्रासेलुलर सिग्नल फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय तक जब लाइट पड़ रही है तो वहां पर डिसेंसिटाइजेशन का केस देखा जाता है या फिर अडेप्टेशन का। तो यहाँ पर डिसेंसिटाइजेशन या अडेप्टेशन मींस अब उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आना है ना, क्योंकि लाइट तो कंटिन्यूअसली पड़ रही है ना, और जस्ट पड़ी तो क्या हुआ, ठीक है, तो सारी सिग्नलिंग चली। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली लाइट पड़ रही है तो हमें क्या करना है कि हाइपरपोलराइज स्टेट और हमेशा तो रहेगा नहीं, तो उसे एक नॉर्मल अडेप्टेड फॉर्म में ले आना है। उस अडेप्टेड फॉर्म के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे क्या होता है कि कभी कभी रिसेप्टर इंटरनलाइज हो जाता है, मतलब सेल के अंदर रिसेप्टर आएगा कि लिगेंड उसे बाइंड ही ना कर पाए। कभी कभी क्या होता है, रिसेप्टर का इनएक्टिवेशन होता है। यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं जीपीसीआर काइनेजेस। ये जो जीपीसीआर काइनेजेस है ये नेगेटिव फीडबैक करते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या करते हैं, ये यहाँ पर जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा और रिसेप्टर हमारा जीपीसीआर एक्टिवेटेड है, ये जो जीपीसीआर एक्टिवेटेड है ये स्टिमुलेट करता है, ये जीपीसीआर ही स्टिमुलेट करता है किसको, जीआरकेस को, जो कि है जीपीसीआर काइनेसेस, जो कि नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं। एक्टिवेटेड जीपीसीआर एक्टिवेट कर रहा है जीआरके को, और ये जीआरके का काम है कि ये फॉस्फोरिलेट करता है एक्टिवेटेड रिसेप्टर को मल्टीपल सेरीन थ्रेनिन रेसिड्यूज पे। आप देख सकते हैं या एक्टिवेटेड रिसेप्टर है, यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन किसने किया है, जीआरके ने, जीपीसीआर काइनेसिस ने। फॉस्फोरिलेशन मल्टीपल जगह करता है जीपीसीआर, एक्टिवेटेड जीपीसीआर पे, और इस एक्टिवेटेड जीपीसीआर पे जहां फॉस्फोरिलेशन है, एक प्रोटीन जिसका नाम अरेस्टिन है ये आकर बाइंड होता है। अरेस्टिन के बाइंड होने से सिग्नलिंग का आगे एक्टिवेशन नहीं होता है। ये एक्टिवेटेड जीपीसीआर जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर अरेस्टिन बाइंड हो गया है। तो इस तरीके से अरेस्टिन बाइंड करके वापस से अडेप्टेशन और डिसेंसिटाइज करता है रिसेप्टर को। So GRK phosphorylate multiple serine and threonine on GPCR, बट ये तभी होगा जब लिगेंड एक्टिवेटेड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, क्योंकि एक्टिवेटेड रिसेप्टर ही क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं GRK को, ठीक है। एक्टिवेटेड रिसेप्टर से ही बाइंड करके GRK एक्टिवेट हो रहा है।
As with rhodopsin, once a receptor has been dephosphorylated by GRK, यहाँ पर एक हाई एफिनिटी मेंबर बाइंड कर रहा है जिसका नाम है अरेस्टिन। तो अगेन ये क्या है, डिसेंसिटाइजेशन है, या फिर GRK किस तरीके से डिसेंसिटाइज कर रहा है GPCR को, क्योंकि GPCR हमेशा एक्टिव नहीं रह सकता। लिगेंड बाइंड किया, एक्टिवेट हुआ, सिग्नलिंग चली, लेकिन वापस से क्या है, अगर लिगेंड बाइंड कर ही रहा है ना, लिगेंड बाइंड करता जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसे अडेप्टेट करना है, उसे डिसेंसिटाइज करना। हम हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, राइट। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फोटोन ऑफ लाइट पड़ रही है, फुल एक्टिवेशन हो गया, फुल एक्टिवेशन हो गया। फिर यहां पर रोडोप्सिन काइनेज, जो हमारा काइनेज है, यह आएगा। ये क्या किया, सेरीन थ्रेरीन पे मल्टीपल जगह फॉस्फोरिलेशन किया। इस मल्टीपल सेरीन थ्रेरीन पे फॉस्फोरिलेशन पे कौन बाइंड करेगा, अरेस्टिन, और इस तरीके से एक्टिवेटेड रिसेप्टर का एक्टिवेशन नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। मतलब लिगेंड प्रेजेंट है तब भी रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अरेस्टिन ने क्या किया है, इसे इनएक्टिवेट कर दिया है। तो ये है आपका GPCR का पाथवे। सो अगेन यहां पर हमने GPCR के सारे पाथवेज डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो कल का लाइव होगा, कल के लाइव में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ GPCR के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी PYQs के फॉर्म में। सारे जो GPCR के लेक्चर्स गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनमें मैंने आपको सारी सिग्नलिंग, ऑलमोस्ट सारी सिग्नलिंग आपको बता दी है। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का स्टार्ट करेंगे। यस, हाँ, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है GPCR। आप जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।